का साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अनिल थापा और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की आगे की कहानी के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो हमने वहां पे जाना था कि राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, राइट्स को क्लेम करने के पीछे क्या बेसिस होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने के पीछे मेन फैक्टर्स क्या थे, फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, हमने इस चीज को भी डिटेल में जाना। ठीक है, फोर्थ हमने देखा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो फैक्चुअल डिटेल्स थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से इंस्पायर होके लिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर 3 है उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, तो हमने इन चीजों की पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम कहानी शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 किस चीज के बारे में बात करता है हम ये जानते हैं। आर्टिकल 12 के अंदर बेसिकली जो स्टेट टर्म है, इस टर्म का बार बार फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में यूज किया जाता है। तो आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट टर्म का मतलब क्या है। तो स्टेट टर्म किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे देश के अंदर जिस लेवल की भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज हो, ठीक है, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, साथ ही साथ जो स्टेचुटरी इंस्टीट्यूशंस है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, मान लो जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्लस पार्लियामेंट जो हमारे देश की संसद है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट टर्म। ठीक है, स्टेट पार्लियामेंट, फिर जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको भी स्टेट टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा लोकल बॉडीज के अंदर जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, तो इन सबको भी स्टेट टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर अथॉरिटीज भी होती हैं जिनको भी इस स्टेट टर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखें जैसे एलआईसी है, एलआईसी एलआईसी हो गई, सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी हो गई। तो इस तरह की काफी सारी जो अदर अथॉरिटीज हैं विच आर ऑल्सो कम अंडर द टर्म स्टेट। इनके अलावा काफी सारी ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, काफी सारी ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं जिन जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश की जो सरकारें हैं उनके लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस स्टेट टर्म के अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो जो आर्टिकल 12 है वो बेसिकली स्टेट टर्म को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर। नाउ हम देखते हैं आर्टिकल 13 किस चीज की बात करता है। तो आर्टिकल 13 के अंदर बेसिकली दो चीजों की बात की गई है। पहले आर्टिकल 3 के अंदर जो लॉ टर्म है उसको डिफाइन किया गया है। दूसरा आर्टिकल के अंदर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। अब जो लॉ टर्म है इसके अंदर किस किस तरह के लॉ आते हैं आर्टिकल 13 ये बताता है। पहला, ऐसे लॉ जो परमानेंट इन नेचर है। अब परमानेंट इन नेचर कैसे लॉ होते हैं, ऐसे लॉ जिन्हें पार्लियामेंट, ठीक है, जो हमारे देश की संसद है, पार्लियामेंट या जो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लॉज को परमानेंट लॉज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, ठीक है, 2005 में, तो ये क्या हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इट इज अ परमानेंट लॉ। ना कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो टेम्पररी इन नेचर होते हैं। अब ये कौन से लॉ हो गए, तो ऐसे लॉ जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑर्डिनेंस, तो काफी सारे जो स्टेट गवर्नर्स हैं या कई बार हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 6 मंथ होती है। ठीक है, 6 मंथ के बाद ये जो ऑर्डिनेंस है वो अपने आप लैप्स हो जाता है। तो इस तरह से जो ऑर्डिनेंस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, टेम्पररी लॉ के अंदर आता है। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हो गई, ठीक है, पुलिस हो गई, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के बेस
बेसिकली एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बाई लॉज हो गए, ठीक है, या गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, गवर्नमेंट जिसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है। तो इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफिकेशंस हैं वो थर्ड कैटेगरी ऑफ लॉ के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट सर्दियों में हम देखते हैं कई बार और इवन ऑड का जो फॉर्मूला है वो लागू करती है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली रेगुलेशंस, ठीक है, बाय रेगुलेशंस गिवन बाय द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ठीक है, इवन ऑड की स्कीम। तो इस तरह के जो लॉ होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फोर्थ कैटेगरी के ऐसे लॉ होते हैं जो नॉन लेजिस्लेटिव बोलते हैं हम, इन लॉ को हम नॉन लेजिस्लेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें किस तरह के लॉ आते हैं, तो ऐसे लॉ जो किसी पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाए जाते। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसके अंदर, तो जैसे मान लो जो मैरिज होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू कम्युनिटी में मैरिज होती है, तो मैरिज के अंदर जो डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट छोटे छोटे इवेंट्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू पूरी मैरिज होती है। तो ये जो रिचुअल्स परफॉर्म की जा रही है मैरिज के अंदर, ये किसी भी लॉ, किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी लॉ के द्वारा नहीं बताया गया कि किस तरह की रिचुअल्स परफॉर्म की जाएंगी। तो इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने का बेसिस क्या है, तो हिंदू सोसाइटी के अंदर जो भी कस्टम है, ठीक है, जो भी कस्टम है, जो भी ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम और ट्रेडिशंस हैं, विच आर कॉल्ड एज अ नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ। नाउ हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो आर्टिकल 13 हमारी जुडिशरी को क्लियरली पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। हमारी जिस देश के अंदर जो जुडिशरी है, यानी अब जुडिशरी में कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू करने की, और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 के अंदर पावर दी गई है। अब जुडिशियल रिव्यू क्यों करती है, तो मान लो, तो आर्टिकल 13 कहता है, तो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर देश की जो स्टेट है, स्टेट यानी चाहे वो पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव बॉडी हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव, तो अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती है, ठीक है, या स्टेट कोई इस तरह का एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, ऐसा कोई इनिशिएटिव लेती है जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में जुडिशरी इंटरवेंशन करेगी। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उस बने हुए लॉ या एक्शंस को रिव्यू करेगा और देखेगा कि क्या ये लॉ या एक्शन हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। अगर ये वायलेट करेंगे तो जुडिशरी इन बने हुए लॉ या एक्शंस को क्या कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो आर्टिकल 13 में बेसिकली इन दो ही चीजों की बात की गई, लॉ की और जुडिशियल रिव्यू की। नाउ हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स की, इसका नाम है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर बेसिकली 5 राइट्स की बात की गई है, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 14 को। तो आर्टिकल 14 बेसिकली किसकी बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो पहले हम समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कहां से ओरिजिन हुआ था, ब्रिटेन में, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि जो भी सिटीजन है, जो भी देश में जो भी लोग हैं, तो कानून की नजर में, यानी इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज इक्वल, ठीक है, एवरी वन इज इक्वल। तो कानून की नजर में क्या है, सब लोग इक्वल है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, बेसिकली इसके अंदर 3 चीजों की बात की जाती है, ठीक है। पहली क्या, कि किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। स्पेशल प्रिविलेजेस का मतलब होता है किसी को स्पेशल राइट्स या फिर किसी को दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा एडवांटेज दिया जाए। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का किसी भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। सेकंड, हर व्यक्ति, हर पर्सन क्या होगा, और द सब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ, यानी सभी व्यक्ति पर, देश में रह रहे हर नागरिक पर जो लॉ है, जिसका जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा। थर्ड क्या है कि कोई भी व्यक्ति, नो वन इज एबव द लॉ, ठीक है, यानी कानून, यानी देश का जो कानून है उससे ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कानून सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये 3 चीजों की बात
इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर की गई है। अगला है इसके अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ये बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, बेसिकली इसके अंदर तीन चीजों की बात की गई है। इसके अंदर पहला है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यानी अगर सर्कमस्टांस सिचुएशन इक्वल है तो उस सिचुएशन में हर व्यक्ति के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर लॉ। एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर लॉ टू सिमिलरली सिचुएटेड, यानी अगर दो व्यक्तियों की परिस्थिति सिचुएशन इक्वल है तो उन पर इक्वल ही लॉ एप्लीकेबल किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब क्या है, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मतलब मान लो दो पर्सन है, ये दो पर्सन है, मान लो इन दोनों को कोई सजा हो जाती है किसी भी केसेस में। ठीक है, मान लो ये पहला पर्सन जो है वो है कॉमन पीपल, आम आदमी है, जिसको किसी जुर्म में सजा हो गई, उसको जेल हो गई। दूसरा व्यक्ति है मान लो कोई आईपीएस ऑफिसर। इस दूसरे पर्सन को जो आईपीएस है उसको किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इसको सजा हो जाती है। नाउ दे आर बोथ इन जेल। ठीक है, ये कहां पर है, जेल में है। तो अब दोनों व्यक्ति जेल में है, तो नाउ दे आर प्रिजनर्स। ठीक है, नाउ दे आर प्रिजनर्स। तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर ये जो आईपीएस है वो ये क्लेम करे कि मैं आईपीएस हूं तो मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। मान लो जेल के अंदर से कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, और बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अगर ये इन चीजों की डिमांड कर रहा है तो क्या इसको ये चीजें देनी चाहिए? नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, क्योंकि अब जेल के अंदर दोनों क्या है, दोनों ही प्रिजनर्स हैं, तो दोनों को सेम तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ये तीन चीजों की बात की गई है ना। अब हम ये देखते हैं कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ ये देखता है कि अगर क्राइम सेम नेचर का है, यानी क्राइम या फिर कोई ऑफेंस सेम नेचर का है, ठीक है, सेम नेचर का है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, सेम पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ के केसेस में ये देखा जाएगा कि अगर मान लो दो व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई सेम क्राइम किया है तो उनको पनिशमेंट सेम दी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि पहले व्यक्ति ने किस सर्कमस्टांसिस में कोई क्राइम किया और दूसरे व्यक्ति ने किस सिचुएशन में वो क्राइम किया। ठीक है, यहाँ पर जो सिचुएशन वाला फैक्टर है, ठीक है, सर्कमस्टांस या सिचुएशन वाला फैक्टर है, वो कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि अगर क्राइम सेम नेचर का है, ऑफेंस सेम नेचर का है, तो उन दोनों व्यक्तियों को क्या होगी, सेम पनिशमेंट दी जाएगी। वहीं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये सिर्फ क्राइम का नेचर ही नहीं देखता है, इसके अंदर क्राइम का नेचर देखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि क्राइम किस सिचुएशन में हुआ है। ठीक है, क्राइम किस सिचुएशन में हुआ है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, ये दो पर्सन है। मान लो पहला जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा भूखा है, मान लो उसको 3-4 दिन से खाना नहीं मिला, तो इसने क्या किया, किसी स्टॉल से, फूड स्टॉल से जाकर इसने कुछ फूड चोरी कर लिया। ठीक है, दूसरा ये व्यक्ति है बी, इसने क्या किया, ये प्रोफेशनल थीप है। ठीक है, इसका चोरी करना इसका पेशा ही है, तो इसने किसी फूड स्टॉल पर जाके वहां का जो गले से जो पैसा था वो निकाल लिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, पैसा चुरा लिया। अब दोनों पकड़े गए, तो इस केस में क्या होगा, तो जो क्राइम है, क्राइम तो सेम नेचर का है। क्योंकि दोनों ने क्या की, चोरी की। ठीक है, दोनों ने चोरी की, लेकिन दोनों के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, दोनों की डिफरेंट है। तो इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग सजा दी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वलिटी, नाउ हम देखते हैं कि इस जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शंस है, तो जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी का जो लॉ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे स्टेट में जो गवर्नर्स होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। हमारे देश के अंदर जो भी डिप्लोमेट्स, फॉरेन कंट्री के जो भी एम्बेसडर रहते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, हमारी संसद के अंदर
हमारे देश के पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनके अंदर जो हमारे एमपी और एमएलएज होते हैं, तो वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी कह देते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ इक्वालिटी के। नाउ हम देखते हैं आर्टिकल 15 को। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 बेसिकली क्या है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी स्टेट को प्रोहिबिट किया है कि स्टेट कुछ ग्राउंड्स पर सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है, इट इज ओनली, आर्टिकल 15 के अंदर जो भी राइट्स हैं दे आर गिवन ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, जो भी हमारे देश के सिटीजन्स हैं, नॉन सिटीजन्स को नहीं, केवल सिटीजन्स को आर्टिकल 15 के अंदर जो भी राइट्स मेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, पहली चीज। अब ये जो आर्टिकल है वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि स्टेट कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पर भारत के जो नागरिक हैं उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, उनको डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। अब वो ग्राउंड्स क्या है हम उनको देख लेते हैं। तो पहला ग्राउंड क्या है? रिलीजन। तो स्टेट यानी देश में जो सरकार है वो किसी भी या जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है, सेक्स और जेंडर के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टेट इन 5 ग्राउंड के बेसिस पर सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई पब्लिक पार्क है, ठीक है, पब्लिक पार्क में क्या है, सारे सिटीजन्स आर अलाउड टू वॉक फ्रीली, वॉक और सिट इन दी पार्क्स, ठीक है। जो भी पब्लिक होटल्स हैं, ठीक है, पब्लिक होटल्स हैं, वहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेसिकली तो वहां पर सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर फंडामेंटल राइट्स टू मिनिमाइज और टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज, ठीक है, टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड्स पे, ठीक है। आजादी से पहले हम जानते हैं कि भारत के अंदर और इवन अभी भी काफी सारे ग्राउंड्स पर इनइक्वालिटीज परपेचुएट है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो इसी तरह की जो इनइक्वालिटीज हैं वो स्टेट लोगों के सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना करे, तो आर्टिकल 15 स्टेट को प्रोहिबिट करता है ऑन दीज ग्राउंड्स पर। लेकिन आर्टिकल जो 15 है इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, यानी यहाँ पर इन एक्सेप्शंस के थ्रू स्टेट को अलाउ किया गया है कि स्टेट क्या कर सकती है, कुछ हमारे देश के ऐसे जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस ऑफ द पीपुल है, जो मान लो वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन है, या जो बहुत ही बैकवर्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, बैकवर्ड जो लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है अंडर दीज एक्सेप्शंस कि वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल स्टेप्स ले सकती है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लाइफ, फॉर द अपलिफ्टमेंट, ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सच पीपल्स। तो हम देखते हैं कि पहला एक्सेप्शन क्या है। तो वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए स्टेट को अलाउ किया गया है कि स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। तो दिल्ली जो मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो के अंदर आपने देखा होगा कि एक स्पेशल बोगी होती है रिजर्व फॉर दी ओनली फॉर वुमेन, ठीक है। तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेशल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर दी वुमेन। ऐसे ही हम देखें अगर, तो जो लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वहां पे जो वुमेन रिजर्वेशन किया गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द वुमेन, ठीक है। ऐसे ही फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट अलाउ है अंडर द एक्सेप्शन के कुछ स्पेशल स्टेप्स ले सकती है वुमेन और चिल्ड्रंस के अंदर। ऐसे ही देश के अंदर हमारे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, ठीक है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ स्पेशल स्टेप्स ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो देश के अंदर जो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर क्या किया है, जो SC ST के लोग हैं या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं, ठीक है, सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। सो दिस इज द स्टेप्स टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट देयर लाइफ ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पीपल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। हाल ही में हमने देखा होगा कि जो EWS का रिजर्वेशन है,
ठीक है, विच आर गिवन टू दी, ऐसे लोगों के देश में जो इकोनॉमिकली वीकर है। ठीक है, ऐसे ही स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस रिगार्डिंग टू द एडमिशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट क्या करती है, कई स्टेट्स में हमने देखा है टाइम टू टाइम पे गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है जो पब्लिक के अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट करती है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में कुछ सर्टन कैटेगरीज के लोगों के लिए सीट्स क्या करे, रिजर्व करके रखे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सीट रिजर्व करने की बात की गई। तो दीज आर दी एक्सेप्शंस थ्रू विच, दीज आर दी एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 15 under which the government, the state can take certain measures for the betterment of the life of certain sections of the society, जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई, SC ST के लोगों में। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 15। नाउ हम देखते हैं आर्टिकल 16 किस चीज की बात करता है। इट बेसिकली सेज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर क्या है कि ये स्टेट को, यानी जो हमारे देश की सरकार है, हमारा संविधान उनको डायरेक्ट करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियों में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को, देश के सभी नागरिक, सभी सिटीजन्स को क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती हमारे देश के सिटीजन्स के बीच। लाइक आर्टिकल 15 की तरह आर्टिकल 16 के अंदर जो भी राइट्स मेंशन किए गए हैं, उन राइट्स को केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। जो नॉन सिटीजन्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको आर्टिकल 16 के अंदर जो भी राइट्स हैं वो नहीं दिए गए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या मेंशन किया है कि स्टेट को डायरेक्ट किया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में कुछ ग्राउंड्स पे, सर्टेन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट, जो स्टेट है, वो सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। अब वो ग्राउंड्स कौन से हैं? तो पहला ग्राउंड है रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, धर्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। दूसरा, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तीसरा, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फोर्थ है, जेंडर या सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फिफ्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ठीक है, और जो सिक्स्थ है, डिसेंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 16 के अंदर एक और एडिशनल ग्राउंड मेंशन कर दिया गया है, विच इज कौन सा ग्राउंड है? विच इज द डिसेंट। डिसेंट इज द एडिशनल ग्राउंड। नाउ आर्टिकल 16 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब क्या एक्सेप्शंस है वो हम देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? रेसिडेंस किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को अलाउ कर सकती है कि वो एज अ रेसिडेंट का एक क्राइटेरिया यूज करके एक पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक अपॉइंटमेंट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल एडवांटेजेस एक पर्टिकुलर सेक्शंस को दे सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है? स्टेट को अगर लगता है कि देश के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर किसी भी पर्टिकुलर इस सेक्शन ऑफ पीपुल का अगर एजुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट सर्विसेज में, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस तरह के जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी बना सकती है। ठीक है, स्पेशल। तो इसीलिए हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके अंदर जो SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया है, तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस एक्सेप्शन। ऐसे हम देखते हैं OBC के अंदर क्या है, OBC कैटेगरी के जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया गया है। ऐसे ही हमने देखा हाल ही में 103rd अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने EWS की कैटेगरी के जो लोग थे उनको भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस एक्सेप्शन का यूज करके एक पर्टिकुलर सेक्शन, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। तीसरा है, मान लो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये डिटरमाइन कर सकती है कि उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा या चेयरमैन होगा वो किसी पर्टिकुलर या उसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह के नियम भी बना सकती है। तो ये था आर्टिकल 16। ना हम बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बेसिकली अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। आर्टिकल जो अनटचेबिलिटी है, टर्म अनटचेबिलिटी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड
इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान में जो अनटचेबिलिटी टर्म है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बेसिक इसका लिटरल मीनिंग देखें, अनटचेबिलिटी का एक लिटरल मीनिंग देखें, तो बेसिकली ये क्या एक सोशल डिसेबिलिटी है। ठीक है, जो समाज के एक पर्टिकुलर सेक्शंस पर इम्पोज कर दी गई है, बिकॉज उन्होंने, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो लोग हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया है। ठीक है, तो कास्ट एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लेने की वजह से समाज में उन पर इस तरह की जो अनटचेबिलिटी की जो सोशल डिसेबिलिटीज है उसको इम्पोज किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है, अनटचेबल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 के अंदर स्टेट को डायरेक्ट किया है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर मेजर्स ले कि देश के अंदर जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है उसको क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, एलिमिनेट किया जा सके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। तो कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, गवर्नमेंट ने क्या बनाया, 1955 में क्या किया, एक लॉ बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, अनटचेबल्स जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो ग्राउंड लेवल पर अगर वो इसको प्रैक्टिस करता है, छुआछूत को मानता है, उसको प्रैक्टिस करता है, तो इस एक्ट के अंदर उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1955 में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हुआ पाया जाता है और उससे अगर सजा हो जाती है और उसको पनिशमेंट दे दिया जाता है, तो वो कुछ सालों तक, लगभग 6 इयर्स के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वो देश में किसी भी तरह के इलेक्शंस में खड़ा हो या इलेक्शंस लड़ सके। ठीक है, इलेक्शंस से उसको क्या किया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसे कई और सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं इन ऑर्डर टू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। क्लियर, तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करता है। ना हम बात करते हैं आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 के अंदर क्या है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है कि जैसे हम देखते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में हमारे जो काफी सारे जो इंडियंस थे, उनको ब्रिटिश इंडिया में क्या था, काफी सारे जो इंडियंस थे उनको, खासकर जो जमींदार जो पैसे वाले लोग थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, उनको कुछ स्पेशल टाइटल दे दी थी, जैसे राज बहादुर। ठीक है, राज बहादुर, इस तरह के टाइटल्स गवर्नमेंट, राज बहादुर हो गया, राय साहब हो गया। ठीक है, तो इस तरह के टाइटल्स ब्रिटिशर्स, जो इंडियंस थे कुछ पैसे वाले या जमींदार, उनको इस, या जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस होते थे, राजा होते थे, उनको इस तरह के टाइटल्स दे देती थी। ठीक है, तो आजाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आजाद भारत में गवर्नमेंट को प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे कि इस तरह के जो टाइटल्स हैं वो किसी को न दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह के टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात की गई है आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है और हम देखते हैं। तो स्टेट मस्ट नॉट कन्फर्म एनी टाइटल ऑन एनीबॉडी, यानी सरकार किसी भी देश के नागरिक या देश में रह रहे लोग को किसी भी तरह का कोई भी टाइटल नहीं देगी, एक्सेप्ट क्या है, मिलिट्री टाइटल दे सकती है और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस दे सकती है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे जनरली आपने देखा होगा लोग जब पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टरेट लगाते हैं अपने नेम के आगे। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा होगा इंजीनियर्स होते हैं तो वो इंजीनियर्स लगाते हैं अपने नाम के आगे, जो एडवोकेट्स होते हैं वो एडवोकेट लगाते हैं। तो दीज आर द एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जिनको अलाउ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम या कोई भी इंस्टीट्यूशन, वहां पे जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं उनको इस तरह के टाइटल दे सकती है। ऐसे मिलिट्री में हमने देखा होगा, जैसे सूबेदार की जो पोस्ट होती है, सूबेदार का टाइटल है। ठीक है, सूबेदार का टाइटल है। इस तरह के मिलिट्री के जो टाइटल्स हैं, एकेडमिक टाइटल्स हैं, वो दिए जा सकते हैं। फिर दूसरा, इंडियन सिटीजन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मान लो फॉर जैसे हम कॉमन पीपल है, तो अगर कोई भी दूसरा देश अगर हमें कोई भी टाइटल देता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता है। ऐसे ही एनी फॉरेनर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट और गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे मान लो कोई फॉरेनर है, वो हमारे
देश में जो सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो वो भी पर्सन किसी भी फॉरेन कंट्री, भले ही चाहे उसकी कंट्री क्यों ना हो, तो अगर उसकी कंट्री या कोई दूसरी कंट्री उसको कोई टाइटल देती है, तो वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनकी कंसेंट न मिल जाए। तो जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसेंट देंगे इस फॉरेनर्स को, तभी जाके वो उस टाइटल को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। फोर्थ क्या है, नो फॉरेनर और सिटीजन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट और गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स और गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे ही अगर कोई सिटीजन या जो फॉरेनर है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को में काम कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफिस में मान लो किसी पोस्ट पर है, तो वो फॉरेन कंट्री से किसी भी तरह की प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट बहुत जरूरी है इस तरह के गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज अंडर आर्टिकल के अंदर, तो अंडर जो आर्टिकल 18 है ये किस तरह के टाइटल्स को अबॉलिशन की बात करता है, तो ऐसे टाइटल जो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी इन नेचर है। ठीक है। हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी जो है सिर्फ इनको अबॉलिश करने की बात करता है। ठीक है। बाकी और टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात नहीं करता है। ठीक है। जैसे हमने देखा था मिलिट्री टाइटल्स अलाउड हैं और जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं वो अलाउड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी भी पर्सन को। नाउ जो आर्टिकल 18 है इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या है, जैसे नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के जो टाइटल्स हैं जो काफी सारे हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं या फॉरेनर्स को दिए जाते हैं। तो दीज जो इस तरह के जो टाइटल्स हैं दे आर नॉट फॉल अंडर दी आर्टिकल 18। ठीक है। ये आर्टिकल 18 के अंदर फॉल नहीं करते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि ये जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली दे रिकॉग्नाइज द मेरिट ऑफ अ पर्सन। ठीक है। और जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो कहीं भी इस बात को मना नहीं करता कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है या मेरिट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। इसीलिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह के जो टाइटल्स हैं वो इंडियंस और फॉरेनर्स को दिए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को भी इस तरह के टाइटल्स मिलते हैं वो अपने नाम के आगे या पीछे इस तरह के टाइटल्स को यूज नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल था राइट टू इक्वलिटी, उसके हमने पांचों आर्टिकल्स डिस्कस किए वन बाय वन। ठीक है। नाउ हम देखते हैं सेकंड जो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। नाउ जो अगला राइट है वो क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 22 की तक बात की गई है राइट टू फ्रीडम के अंदर, यानी टोटल चार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है अंडर द राइट टू फ्रीडम। तो पहला हम देखते हैं आर्टिकल 19 के अंदर किस तरह की बात की गई है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग टू द फ्रीडम ऑफ, तो पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, थर्ड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फोर्थ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, fifth right to reside and settle in any part of the territory of India, and fifth right to practice any profession or to carry any occupation, trade and businesses। तो आर्टिकल 19 के अंदर बेसिकली ये 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, ओरिजिनली अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 के अंदर टोटल 7 राइट्स दिए गए थे। ठीक है। तो और लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है, एट प्रेजेंट केवल 6 राइट्स हैं। ठीक है। तो एक राइट जो था राइट टू एक्वायर होल्ड ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये जो राइट था वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आर्टिकल 19 से हटा दिया गया है। ठीक है। तो ये थे आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स रिलेटेड टू द फ्रीडम। लेकिन इन जो ये राइट्स मेंशन किए गए आर्टिकल 19 के अंदर दे आर सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं है कि दीज राइट्स आर द एब्सोल्यूट, नहीं, इन पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले वाले राइट को देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तो आजादी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरह की स्पीच, इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं कर सकता जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को इंडेंजर करे। ठीक है। हमारे देश के खिलाफ बोले। ठीक है। हमारे देश की जो यूनिटी है,
उसको ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो अगर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की स्पीच एक्सप्रेशन देता है तो ऑब्वियस है उसके अंदर डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू क्या होगी, कार्रवाई होगी। ठीक है। ऐसे अगर हम देखते हैं कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इनके लिए भी क्या होगा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपने मन चाहा तो जिस तरह की जो चाह रहे हैं आप उस तरह की एसोसिएशन या यूनियन बना रहे हैं, नहीं। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर और प्रोसेस स्टेब्लिश किए हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, बाकायदा अपने एसोसिएशन या यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज में ट्रेड यूनियंस जो बनी हुई हैं, विच आर द एग्जांपल्स ऑफ अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ऐसे अगर हम देखें जो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे काफी सारे ऐसे ट्राइबल रीजन्स हैं, ठीक है, ट्राइबल एरिया में कुछ ऐसे ट्राइबल रीजन्स हैं जहां पर जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, विच आर जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, विच आर नॉट अलाउड टू एंटर। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर जो इंडियन सिटीजन जाएंगे तो दे डिस्टर्ब द ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है। तो इस तरह से काफी सारी जो चीजें हैं, इस तरह के कुछ एरियाज हैं जो पर्टिकुलरली किसके लिए रखे गए हैं, ट्राइबल पीपुल्स के लिए, तो वहां पर जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसको जाना अलाउ नहीं है। तो दीज आर दी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ऐसे अगर हम देखें राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड बिजनेस, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा फ्रीडम है, आप जो चाहें वो ऑक्यूपेशन क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। मान लो कोई चाह रहा है कि मैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट करूंगा, तो क्या ये रीजनेबल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करना? बिल्कुल नहीं, ये इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस है। तो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, प्रॉपर गवर्नमेंट, हमारे देश में प्रॉपर लॉज हैं और गवर्नमेंट उन लॉज एक्ट के थ्रू क्या करेगी, अगर कोई भी पर्सन इस तरह के एक्टिविटीज इस तरह के प्रोफेशन में पाया जाता है तो उस पर क्या करेगी गवर्नमेंट, प्रॉपर एक्शन लेगी। ठीक है। मैं इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम मान लो कोई कह रहा है कि मैं तो डॉक्टर का प्रोफेशन क्या करूंगा, परस्यू करूंगा। ठीक है। और मान लो अगर किसी व्यक्ति पर उसने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है और वो चाहता है कि मैं डॉक्टर का प्रोफेशन करूंगा, परस्यू, तो क्या वो कर सकता है? नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो कितने लोगों की जानों को खतरे में डालेगा। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने इस कौन व्यक्ति किस तरह के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है, इसके लिए प्रॉपर लॉज, प्रॉपर प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। ठीक है। अगर मान लो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। एमबीबीएस पढ़ाई करके तभी तुम्हें डॉक्टर की प्रोफेशन जो डिग्री है वो मिलेगी और आप डॉक्टर जो डॉक्टर का वर्क है उसको परस्यू कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह की जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज की गई हैं अंडर आर्टिकल 15 के डिफरेंट राइट्स के अंदर। ठीक है। ना हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो कुछ जो ऑफेंसेस हैं उनके कन्विक्शन को लेकर सिटीजन्स को, जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आर्टिकल जो 20 है बेसिकली किसको राइट्स प्रोवाइड करता है, जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं उनको भी, और जो नॉन सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं बेसिकली। ठीक है। या हम कहें जो फॉरेनर्स हैं और इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, यानी जो भी आरोपी है, तो आर्टिकल 20 उस जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको ये राइट्स देता है कि उसने जो भी क्राइम किया है, ठीक है, जो भी ऑफेंस किया है, तो उस ऑफेंस में जितना पनिशमेंट है, उस ऑफेंस के लिए, जो उस क्राइम के लिए जितना लॉ के अंदर जितना भी पनिशमेंट मेंशन है उसको उतना ही पनिशमेंट दिया जाएगा, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, किसी भी एक्यूज पर्सन पर ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट यानी लॉ से बियॉन्ड जाकर आर्बिट्रली क्या कर रही है, उसको पनिश कर रही है, ऐसा भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। तो इस तरह की जो आर्बिट्ररी पनिशमेंट है और एक्सेसिव पनिशमेंट है उसके अगेंस्ट किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्यूज पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अंदर बेसिकली 3 प्रोविजंस हैं। ठीक है। क्या क्या? पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने मतलब आज क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है, इसने आज कोई क्राइम किया है, ठीक है, आज कोई क्राइम किया है, और मान लो ये व्यक्ति 1 साल बाद, 1 ईयर लेटर, ये व्यक्ति क्या है, पकड़ा जाता है,
ठीक है, इट वॉज कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, तो अब पुलिस ने पकड़ लिया इसको, ये कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जो जिसको पनिशमेंट दिया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा? कोर्ट में जो भी पनिशमेंट दिया जाएगा इस पर्सन को, वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा? जिस दिन इसने कोई क्राइम किया था, ठीक है, उस दिन जो लॉ था, उस दिन उस क्राइम के लिए जो लॉ था हमारे देश में, और उस लॉ के अंदर जो भी पनिशमेंट था, उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो इसने किया, उसके लिए मान लो 6 मंथ की जेल थी, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया इस लॉ में, और एट प्रेजेंट जब ये पकड़ा गया, तब इस क्राइम की सजा क्या हो गई, 1 साल हो गई। तो अब इसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 6 मंथ्स का दिया जाएगा। यानी जब किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, उस टाइम पर जो लॉ एग्जिस्ट करता है, उस लॉ के अंदर जितना भी पनिशमेंट है, उसी पनिशमेंट या पेनल्टी है, तो उतनी ही पेनल्टी या पनिशमेंट उसको दिया जाएगा जब वो पर्सन पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेकिन ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ किसके केसेस में अप्लाई है? क्रिमिनल केसेस में अप्लाई है। ठीक है, जैसे मान लो कोई किसी का मर्डर कर देता है तो इसमें अप्लाई है। ये सिविल लॉज पे अप्लाई नहीं होती, जैसे मान लो टैक्स लॉ या सिविल लॉज होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, या किसी पर्सन से कोई सिक्योरिटी मांग रहा है तो उस केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती, केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल होती है। दूसरा है नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, इस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो सेम ऑफेंस के लिए इस पर्सन को सिर्फ एक ही बार पनिश किया जाएगा। ठीक है, इस पर्सन को सिर्फ एक ही बार वन टाइम पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसको बार बार पनिशमेंट, एक ही अपराध के लिए इसको बार बार या एक से अधिक बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। तो डबल जेओपार्डी का मतलब ये है। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी जो भी एक्यूज पर्सन है, ठीक है, जो भी मान लो ये एक्यूज पर्सन है, तो इसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि ये पर्सन क्या करे, विटनेस बने खुद के ही खिलाफ। ठीक है, खुद के ही खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही दे कि हाँ भैया मैंने खुद में अपने अपने खिलाफ गवाही दे रहा हूं, मैंने ये क्राइम किया है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही केसेस में अपने ही खिलाफ क्या विटनेस बने। ठीक है, तो नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो इस तरह से जो जो 3 प्रोविजंस हैं, इसके थ्रू जो भी एक्यूज पर्सन है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट। क्लियर? तो आर्टिकल 20 ये बात करता है। नाउ जो आर्टिकल 21 है हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 21 के अंदर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है, वाइडर हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो राइट्स हैं वो ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। यानी देश के अंदर जो कानून है उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी को किसी की लिबर्टी को नहीं छीना जा सकता, किसी की लाइफ को मान लो कोई भी चाहे किसी की लाइफ ले ले या किसी को कैदी बना के रखे, वो नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। देश का जो भी कानून है, जो भी प्रोसेस है, उसके थ्रू अगर उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आर्टिकल 21 के अंदर 2 तरह की चीजों की बात की गई है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये जो प्रोसीजर है बेसिकली ये हमने कहां से लिया है? ये भी हमने ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से अडॉप्ट किया है। नाउ जो दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने कहां से? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, कहां से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमें ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि द स्टेट अथॉरिटीज मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रोसीजर इज फेयर और जस्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कल क्या करती है पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है कि वो कहती है कि अगर भारत में जो भी व्यक्ति होगा अगर वो 30 साल की एज हो जाती है तो उसके बाद उसको देश से क्या कर दिया जाएगा?
निकाल दिया जाएगा, कंट्री से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जस्ट फॉर हाइपोथेसिस कंडीशन हम ले लेते हैं, ठीक है, कंट्री से बाहर कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया, तो अब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो इस लॉ को क्या करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी, ठीक है, इंप्लीमेंट करेंगी। जैसे जैसे जो भी व्यक्ति 30 साल के होते जाएंगे उससे ज्यादा, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लेकिन ये क्या है, ये क्या फेयर लॉ है, क्या जस्ट लॉ है? तो लॉ का नेचर क्या है, ये बेसिकली इनफेयर लॉ है, ठीक है, अनजस्ट लॉ है। लेकिन फिर भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या होगा, कोई भी चैलेंज, इस तरह के जो कानून बनाया इसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, और कोई भी अथॉरिटी जो भी कानून बनाए उसके प्रोसीजर को फॉलो करती है, ठीक है, फिर वो चाहे कानून फेयर हो या अनफेयर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर, प्रोसीजर सही होना चाहिए, लॉ का नेचर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहीं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इट emphasizes ऑन दैट प्रोसीजर established बाय लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। ये क्या कहता है कि जो भी लॉ बनाया जा रहा है, ठीक है, देश के अंदर जो भी लॉ बनाया जा रहा है या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, तो ये नहीं कि ये गवर्नमेंट सिर्फ जो भी स्टेब्लिश प्रोसीजर है उसी को फॉलो करे, गवर्नमेंट को प्रोसीजर तो फॉलो करने ही करने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि वो जो एक्शन है, ठीक है, वो जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, वो लॉ फेयर है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, जस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों चीजों पर इंफेसाइज करता है, प्रोसीजर पे भी और नेचर ऑफ लॉ कैसा है, नेचर ऑफ एक्शन कैसा है, ठीक है। 1978 से पहले पहले जो हमारे देश में जो कानून प्रेवलेंट होता था, बेसिकली इट वाज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या, ऐसा क्यों, क्योंकि गोपालन केस 1950 में जब इस चीज के खिलाफ काफी लोगों ने कोर्ट में अपील फाइल की, तो कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। यानी पार्लियामेंट चाहे जैसा लॉ बना दे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का एक्शन आर्बिट्ररी है, तो जो आर्टिकल 21 के अंदर जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, केवल केवल जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जो एक्शन है वो आर्बिट्ररी इन नेचर है, यानी लॉ से बियॉन्ड है, तो उसी केसेस में केवल और केवल उस पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि उस केसेस में कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है, फिर चाहे वो लॉ कैसा हो, अनफेयर हो, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ने चूंकि लॉ बना दिया तो वो एप्लीकेबल होगा ही होगा। क्लियर? इस चीज को रिवर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैन एक इंपोर्टेंट डिसीजंस में, जिसका नाम था मेनका गांधी केस 1978 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21, इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी नॉट ओनली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जो आर्टिकल 21 के अंदर जो भी भारत के अंदर जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स उनको जो प्रोटेक्शन दिया गया है, वो केवल और केवल आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है, साथ ही साथ आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी है, ठीक है। यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई इस तरह का लॉ नहीं बना सकती जो क्या है, अनफेयर हो, ठीक है, अनरीजनेबल हो, ठीक है, और जो क्या कर रहा हो, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो। अगर कोई भी लॉ या एक्शन इस तरह का होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसको, या हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। तो अब हमारे देश में क्या है, हमारे देश में दोनों चीजें देखी जाती हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आर्टिकल 21 के अंदर एक सब आर्टिकल और भी ऐड किया, ठीक है। ये आर्टिकल क्या था, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, नाउ उन्हें एलिमेंट्री यानी जो शुरुआती जो शिक्षा होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपल्सरी प्रोवाइड करना उनका अब फंडामेंटल राइट्स बन गया है, ठीक है। तो हमने देखा आर्टिकल 21 के अंदर किस तरह का प्रोटेक्शंस दिया जाता है सिटीजन्स को और फॉरेनर्स को। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 के अंदर क्या है,
प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। तो ये अरेस्ट और डिटेंशन यानी जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो भी फॉरेनर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट द अरेस्ट और डिटेंशन। तो अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, दो तरह के अरेस्ट या डिटेन किया जाता है। पहला ऑर्डिनरी लॉ के अंदर, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी लॉ के अंदर जब किसी व्यक्ति को डिटेन या अरेस्ट किया जाएगा तो उस व्यक्ति के पास, उस पर्सन के पास किस तरह के राइट्स अवेलेबल होंगे। तो पहला क्या होगा, राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी किसी भी व्यक्ति को, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उसके पास ये अधिकार होगा कि जो भी अथॉरिटीज है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, पुलिस है, वो उसको बताएगी कि उसको किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया गया है। तो ग्राउंड बताना, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानना उस पर्सन का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अंडर आर्टिकल 22। दूसरा क्या है, राइट टू बी कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। अब ये जो व्यक्ति है, मान लो इसको पुलिस ने डिटेन कर दिया थाने में, तो थाने में या जेल में, तो अब इसके पास अधिकार होगा कि ये अपना कोई लॉयर हायर कर सके। ठीक है, जो इसको क्या करे, कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके, इसका केस लड़ सके। क्लियर। तीसरा है राइट टू प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जब भी कोई भी लीगल अथॉरिटी इस तरह से पर्सन को डिटेन या अरेस्ट करती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी उस एरिया में जो भी कोर्ट है, जो तहसील पे लेवल पे या जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, वहां पर उस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। हाँ, इसमें क्या होता है, जो ट्रेवलिंग टाइम होता है वो काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ट्रेवलिंग टाइम को काउंट नहीं करते। फिर क्या होगा, राइट टू बी रिलीज इफ मजिस्ट्रेट अथोराइज। मजिस्ट्रेट उसके केस को सुनेगा और मजिस्ट्रेट को लगेगा कि नहीं, जिस बिहाफ पे, जिस ग्राउंड पे इसको अरेस्ट किया गया है वो बेबुनियाद है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको रिलीज भी कर सकता है। ठीक है, रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन आजाद हो जाएगा। ठीक है, फ्री हो जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस गवर्नमेंट ने जो भी ग्राउंड बताया है, अगर मजिस्ट्रेट ने उस ग्राउंड को सही पाया तो उस पर क्या हो जाएगी, उसका फर्दर डिटेंशन दे दिया जाएगा पुलिस को कि वो उस व्यक्ति को और आगे हिरासत में रखे। ठीक है, जब व्यक्ति ऑर्डिनरी लॉ के अंदर अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उसके पास ये 4 अधिकार होते हैं। ना हम देखते हैं अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जब भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीजन या नॉन सिटीजन फॉरेनर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जब भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मान लो पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रही है तो पर्सन को क्या किया गया है, अभी उसकी ट्रायल नहीं चली है। ठीक है, ट्रायल से पहले ही उस व्यक्ति को पर्सन पुलिस ने डिटेन किया है। किस ग्राउंड पर, कि मान लो गवर्नमेंट, उस पुलिस अथॉरिटी को लगता है कि ये जो पर्सन है, ये कोई पर्सन है, वो कुछ इस तरह के एक्ट कर सकता है जिससे पब्लिक का बहुत ज्यादा हार्म हो। ठीक है, मान लो कम्युनल वायलेंस उसको एरेप्ट कर सकता है, तो इस तरह का या मान लो कोई टेररिस्ट इन नेचर है, उसको पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट पुलिस को ऐसा लगता है कि ये पर्सन मान लो कोई टेररिस्ट अटैक को अंजाम दे सकता है, तो पुलिस क्या कर सकती है, इस पर्सन को पहले ही डिटेन कर सकती है। ठीक है, जिससे ये उस अपने एक्शंस को अंजाम न दे पाए। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, ऑफेंस करने से पहले ही, ऑफेंस करने से पहले ही पर्सन को क्या कर लिया जाता है, डिटेन या अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब जब पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया गया तो इसके पास, इस डिटेनी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं वो देखते हैं। तो पहला है नो डिटेंशन एक्सीडिंग 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस एक्सटेंड्स डिटेंशन। तो इस व्यक्ति को मैक्सिमम पुलिस कितने टाइम तक अरेस्ट कर सकती है, 3 महीने तक। ठीक है, 3 महीने के भीतर या 3 महीने के बाद इसको, पुलिस को, इस पर्सन को एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश करना होगा। एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाईकोर्ट के जजेस होंगे। हाईकोर्ट के जजेस इस पर जो भी एलिगेशन लगाया है, ठीक है, जो भी चार्जेस हैं, जो भी ग्राउंड है, उसको सुनेगा और हाईकोर्ट के जजेस को लगता है कि नहीं, पुलिस ने जो भी इस पर्सन को अरेस्ट किया है वो बेबुनियाद है, तो क्या करेगा, तो ये जो एडवाइजरी बोर्ड है वो उस पर्सन को रिलीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हाईकोर्ट के जजेस को लगता है कि नहीं, जो
पुलिस का जो ग्राउंड था इसको डिटेन करने का वो सही है, तो वो उसके डिटेंशन को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड। अब इस व्यक्ति को किस ग्राउंड पर डिटेन किया गया है, तो इस प्रश्न का अधिकार है पुलिस से जानने का कि भाई तुम हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन तो कर रहे हो, लेकिन इसका ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पर कर रहे हो, तो पुलिस को इस प्रश्न से उस ग्राउंड को कम्युनिकेट करना होगा। तीसरी चीज, अपॉर्चुनिटी टू टेक अ रिप्रेजेंट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। इस पर्सन को पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि ये अपना लॉयर हायर कर सके, ठीक है, अपने केस को लड़ने के लिए। इसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस गवर्नमेंट पुलिस ने लगाए हैं, ठीक है, जो भी ग्राउंड पे इसको अरेस्ट किया गया है, उन ग्राउंड्स के खिलाफ ये अपना वकील हायर कर सके, और जो भी कोर्ट या एडवाइजरी बोर्ड है वहां पर इसको उसके वकील के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, किया जाएगा। तो इसके पास ये तीनों अधिकार होते हैं। नाउ अब हमें एक चीज और समझनी है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ होते हैं, उस लॉ को बनाने की पावर किसके पास होती है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है हमारी, ठीक है, पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव पावर विद रेस्पेक्ट टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन डिफेंस को, हमारे कंट्री का जो डिफेंस है उसको सिक्योर करने के लिए, फॉरेन अफेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कानून बनाया, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग जो लॉ बनाए जाएंगे तो वो केवल और केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। ठीक है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए। दूसरी चीज, ऐसे भी ग्राउंड्स हैं जिनके लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। अब ये क्या ग्राउंड है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब जो भी राज्य है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, इस तरह के जो स्टेट्स हैं, तो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटीज। तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनकी सप्लाई इंश्योर करने के लिए कौन लॉ बना सकता है, दोनों ही, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम एक तरह से देखें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लॉ मेकिंग पावर है, तो पार्लियामेंट की पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, पार्लियामेंट की पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, जबकि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी पावर कम है इन कंपैरिजन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द मेकिंग लॉ रिगार्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर। तो जो सेकंड वाला आर्टिकल था, राइट टू फ्रीडम, नाउ अब ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। नाउ हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इस राइट्स के अंदर बेसिकली दो आर्टिकल्स, दो तरह के राइट्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर मेंशन किए गए। तो जो आर्टिकल 23 है, इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन और जो फॉरेनर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, जैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, तो देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, ठीक है, जो डिफरेंट रैकेट्स, जो इलीगल लोग होते हैं, मिसक्रिएंट्स लोग होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स चलाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए लोग, हर व्यक्ति के पास हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है। किसी भी व्यक्ति को फोर्स तरीके से, फोर्सफुली उस पर कोई भी काम या लेबर नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, तो लोगों के पास ये अधिकार है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से उन्हें बचाया जाए और उनसे कोई भी जबरन कोई भी काम ना करवाया जाए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट, इसके लिए आर्टिकल 23 लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट यानी गवर्नमेंट ही फोर्स कर सकती है किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल्स को नहीं। अगर कोई प्राइवेट पर्सन है वो भी किसी दूसरे पर्सन को फोर्स कर सकता है, फोर्स कोई काम करने के लिए, ठीक है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो आर्टिकल 23 दोनों ही स्टेट और प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लोगों को। ठीक है, इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में इंडल्ज है, ठीक है,
तो उसको इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्ट और भी एक्ट बनाए हैं। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 23 जो बात करता है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और फोर्स्ड लेबर की। क्लियर। नाउ हम देखते हैं आर्टिकल 24 किसकी बात करता है। नाउ जो आर्टिकल 24 है, इट प्रोहिबिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 है बेसिकली ये जो चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस को प्रोहिबिट करता है। ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम एज के हैं, ठीक है, उन्हें किसी फैक्ट्री, माइंस या अदर हजारियस एक्टिविटीज में काम करने से, इंडल्ज होने से रोकता है। कोई भी पर्सन अगर किसी भी कोई भी पर्सन जो मान लो कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, ठीक है, या मान लो कोई माइनिंग है, माइनिंग इंडस्ट्री है, तो अगर अगर कोई पर्सन ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 साल से कम है उनको एम्प्लॉय करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको पनिश करेगी। ठीक है, देयर इज अ इट इज अ इलीगल एक्ट, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी 14 साल से कम बच्चे को किसी फैक्ट्री, माइंस या अदर हजार्डियस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकता। हजार्डियस इंडस्ट्री मतलब मान लो यहाँ पे कोई केमिकल बन रहा है, ठीक है, मान लो जो बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे बीड़ी बनाई जाती है, ठीक है, सिगरेट बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो हजारियस इंडस्ट्रीज हैं, मान लो क्रैकर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। बट इट नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्कर्स। हाँ, लेकिन ऐसा कोई काम जो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क है, वहां पर आप 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे, ठीक है, आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे, तो वहां पे आपने छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज 14 ईयर से कम है, दे ऑल्सो एक्टिंग इन टीवी सीरियल्स। तो इस तरह के क्या है, इस तरह के काम में इनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे और भी कई सारे काम है जो बहुत इनोसेंट काम होते हैं। ठीक है, इनोसेंट काम होते हैं, मान लो घर के काम में बच्चों को एम्प्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ऐसे काम जो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क है, वहां पर तो आप 14 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हो। तो इस चीज को प्रैक्टिकली ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करने के लिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ इनेक्ट किए, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये चाइल्ड लेबर पर बैन लगाता है। क्लियर। ऐसे ही गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 पास किया है। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट ने इसके थ्रू क्या किया है, नेशनल कमीशन बनाए, स्टेट कमीशन बनाए हैं, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। स्पेशल कोर्ट्स भी स्टेब्लिश किए गए हैं कि इन केस अगर कोई बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज पाया जाता है, ठीक है, तो उसको रेस्क्यू करना। ठीक है, और जो भी जिस पर्सन ने इस तरह बच्चों को एम्प्लॉय किया है इस तरह की इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जैसे माइंस वगैरह में, ठीक है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको पनिश किया जाएगा, उस पर्सन को पनिश किया जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट ने 2006 में इस जो चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 था, इसको अमेंड किया फर्दर, और चाइल्ड लेबर पर कंप्लीटली प्रोहिबिट किया। ठीक है, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स एज इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ प्रोसेसेस में क्या है, चिल्ड्रंस जो 14 ईयर्स से कम है वहां पर उनको अलाउ किया था, लेकिन 2016 के बाद क्या कर दिया है, सारी जितनी भी ऑक्यूपेशंस, जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनमें कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया है चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को जो 14 साल से कम है। क्लियर। तो 3 फंडामेंटल राइट्स की हमने इस वीडियो में बात की। यहाँ से आगे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और जो कल्चरल राइट है, एजुकेशनल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।